अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। हमें पता है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 5 हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर है, यानी उसमें हम हेमाटोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। अब उन सारे डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए रिगार्डिंग टू हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए इस वीडियो में हम हेमाटोलॉजी को इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है इसका? हेमाटोलॉजी इंडिकेट करता है सिंपली ब्लड को। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड की स्टडी हम करते हैं इसमें। अब ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसको हम सिंपली फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, अब ब्लड जो है वो कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है? तो टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड की कंपोजिशन करते हैं। एक है लिक्विड पोर्शन जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा होता है सेल्यूलर पोर्शन जिनमें कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं हमारे पास? रेड ब्लड सेल्स जिनको एराथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटिलेट्स जिनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये तीन किस्म के सेल्स ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। ओके, तो इसको हम सेल्यूलर पोर्शन बोलते हैं। प्लाज्मा पोर्शन एंड सेल्यूलर पोर्शन दोनों मिलकर कंपोजिशन बनाते हैं किसकी? ब्लड की। तो ये तो हो गई ब्लड की कंपोजिशन। नाउ हम देखें कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शन है। वैसे तो ब्लड सिवियर नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इन द ह्यूमन बॉडी। उसके साथ साथ जो मेन इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन है वो क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस में न्यूट्रिएंट्स और आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। जहाँ जहाँ पर बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की और आयंस की, वहाँ पर ब्लड इनको क्या करता है? सप्लाई करता है, वर्क एज अ ट्रांसपोर्टर। ओके, अब इट एक्ट एज बफरिंग बिटवीन सेल एंड द एनवायरनमेंट। अब जो ब्लड है वो बफर के तौर पर भी यूज़ होता है बिटवीन सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हो गए इसके फंक्शंस ब्लड के। नाउ हम देखें तो टोटल बॉडी में टोटल वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का? एक एडल्ट ह्यूमन में जिसका केजी वेट जो है वो 70 kg है, उसमें ब्लड का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है। मेन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्लड। नाउ हम इसकी एनालिसिस देखें। एनालिसिस किस तरह से करेंगे हम ब्लड के सेल्स की? अब ब्लड के सेल्स के एनालिसिस करने के लिए हमें पहले ब्लड सैंपल चाहिए। वो ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करेंगे बाय वेरीपंक्चर। ओके, देन हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब वो कौन कौन से टेस्ट हैं जहाँ से हम ब्लड के सेल्स की एनालिसिस कर सकते हैं? सबसे पहले जो मेन और इम्पोर्टेंट मोस्टली यूज़ होती है वो कौन सी टेस्ट है? CBC, जिसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जो भी ब्लड के सेल्स प्रेजेंट हैं उनके कंप्लीट काउंट को हम CBC टेस्ट बोलते हैं। अब इसमें किस किस चीज़ के काउंट्स आते हैं? रेड ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स काउंट। ओके, देन वी हैव सेकंड टेस्ट विच इज वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट। अब वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें हम वाइट ब्लड सेल्स को दूसरे सेल से डिफरेंट करके उनकी परसेंट को डिटरमाइन करें, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट। इट डिटरमाइंस द परसेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ वाइट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। जो भी ईच टाइप है वाइट सेल का, उसकी परसेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट की टेस्ट करते हैं। देन वी हैव एन अदर टेस्ट विच इज मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCHC। ओके, अब मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का मतलब है एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, उसको हम मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बोलते हैं। देन वी हैव मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। अब मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम से हम उस रेड ब्लड सेल की साइज और वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ओके, देन वी हैव हेमाटोक्रिट। अब हेमाटोक्रिट क्या है? इट इज़ नथिंग बट इसमें हम सिंपली रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस और परसेंटेज। या तो हम फ्रैक्शंस के तौर पर इसको एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम परसेंट के तौर पर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम सिंपली हेमाटोक्रिट बोलते हैं। देन वी हैव मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन।
अब मॉर्फोलॉजिक वर्ड से क्लियर है कि हम सेल्स की शेप को देखकर, उसकी साइज़ को देखकर हम उनकी एग्जामिनेशन करें, उसको हम मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन कहते हैं। अब वो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेल की किस तरह से अगर शेप है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये भी हम मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे आगे चल के रेड ब्लड सेल्स की। ओके, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, टू डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड सेल शेप और साइज। ब्लड सेल की शेप और साइज में कौन सी चेंजेस आई है उसको हम मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन से डिटेक्ट करते हैं। देन वी हैव एराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब एराथ्रोसाइट का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स की सेडिमेंटेशन रेट क्या है, उनके सेटल आउट होने का रेट क्या है, उसको हम एराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। सो द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन changes with alteration in plasma protein concentration such as chronic infection and malignancies। ओके, तो ये वो सारी टेस्ट थी जिससे हम ब्लड सेल्स की एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर सीबीसी को मैंने फिर से मज़ीद एक्सप्लेन किया है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या है। एक तो इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं मोस्टली जिसको हम डिटेक्ट करते हैं और उनको एग्जामाइन करते हैं, वो होते हैं डब्ल्यूबीसी, हेमाटोक्रिट, प्लेटिलेट्स, आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन लेवल। सो डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3.500 to 1100 सेल्स पर 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर में इतना नॉर्मल वैल्यू होता है डब्ल्यूबीसीज का यानी वाइट ब्लड सेल्स का। देन हेमाटोक्रिट लेवल। अब हेमाटोक्रिट लेवल डिफर करती है मेन से वुमेन में। ओके, अब जो वुमेन में हेमाटोक्रिट की लेवल होती है वो 34.9% से 44.5% होती है और मेन में हेमाटोक्रिट की लेवल 38.8% से 50% होती है। देन प्लेटिलेट्स, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रेजेंट होते हैं 1 माइक्रोलीटर में, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ओके, देन वी हैव आरबीसीज। अब आरबीसीज का जो नॉर्मल वैल्यू है मेन में 4.3 से 5.7 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं 1 माइक्रोलीटर में और वुमेन में रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट 3.9 से 5.1 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं 1 माइक्रोलीटर में। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स आपने याद रखनी है। देन वी हैव हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की भी कंसंट्रेशन डिफर करती है मेन टू वुमेन। मेन में हीमोग्लोबिन की लेवल होती है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 13 से 17 ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं मेन में हीमोग्लोबिन के, और वुमेन में हीमोग्लोबिन की लेवल 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होती है। तो ये सिंपली नॉर्मल रेंजेस थी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की। ओके, देन वी हैव एन अदर टेस्ट विच इज़ यूज इन हेमाटोलॉजी। सो कंप्लीट ब्लड काउंट को अभी अभी हमने डिस्कस किया, फिर भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ उसकी इंडिकेशन और कमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, इसकी नॉर्मल रेंज हमने पीछे डिस्कस की। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन ये है कि जनरल सर्वे ऑफ बोन मेरो फंक्शन। अब इसमें हम जनरली देखते हैं कि बोन मेरो का फंक्शन किस तरह से है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके अलावा हम एवेल्यूएट करते हैं ऑल 3 सेल लाइंस जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है, सीबीसी की मदद से हम ये नोट करते हैं कि सेल्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं ओवर द टाइम, और many hematologic conditions show changes in CBC long before patient becomes symptomatic। अब पेशेंट की सिम्टोमेटिक होने से पहले बहुत सारी हेमाटोलॉजिक कंडीशन में चेंजेस आ जाती है जो कि हम सीबीसी से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स का वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया था, तो वो डिफर करता है मेल और फीमेल में। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल कैरी करता है हीमोग्लोबिन को। ओके, और रेड ब्लड सेल का जो सर्वाइवल टाइम है ब्लड की सर्कुलेशन में वो कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होंगे, डाई हो जाएंगे। ओके, सिर्फ इसका 120 डेज लाइफ सर्वाइवल टाइम होता है। देन हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेन में 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है और फीमेल में 11.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होती है। अब हीमोग्लोबिन की क्या डिस्क्रिप्शन है, इट डिलीवर्स ऑक्सीजन थ्रू सर्कुलेशन टू बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करती है और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेती है फ्रॉम टिश्यू, और उनको कहाँ पर पहुँचाती है, लंग्स में पहुँचाती है, ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाए। अब इसकी
इंडिकेशन और कमेंट्स क्या है, डिक्रीज्ड इन एनीमिया। अब हीमोग्लोबिन हमें एनीमिया वाली कंडीशन में डिक्रीज मिलेगी और पॉलीसिथीमिया वाली कंडीशन में इंक्रीज मिलेगी। अब पॉलीसिथीमिया क्या है एनीमिया का, तो आपको पता है कि एनीमिया मतलब लो लेवल ऑफ आरबीसीज और लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, पॉलीसिथीमिया में इसका उल्टा होता है, पॉलीसिथिया में इंक्रीज लेवल हो जाती है आरबीसीज की प्रोडक्शन की, और प्लस में आरबीसीज अगर इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए पॉलीसिथीमिया में इंक्रीज लेवल हो जाती है हीमोग्लोबिन की। ओके, देन वी हैव हेमाटोक्रिट। अब हेमाटोक्रिट सिंपल प्रोपोर्शन शो करता है आरबीसीज का बाय द प्लाज्मा, ओके, और एंड अदर ब्लड सेल्स। सो इट इंडिकेट्स रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्लाज्मा एंड आरबीसीज, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज पर लीटर होल ब्लड है, यानी पूरे होल ब्लड में वॉल्यूम आरबीसीज का कितना प्रेजेंट है 1 लीटर में। ओके, इसके इंडिकेशन क्या है, यूजुअली 3 टाइम्स द हीमोग्लोबिन। ओके, देन मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम भी हमने डिस्कस किया, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है 81 से 96 माइक्रो क्यूबिक मीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका, इट इंडिकेट्स साइज ऑफ आरबीसीज, वेरी यूजफुल इन डिफरेंशिएटिंग टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें तो पहले ये क्या इंडिकेट होता है, आरबीसीज की साइज इंडिकेटेड होती है, और ये वेरी यूजफुल है एनीमिया की टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट एनीमियाज में ब्लड सेल जो आरबीसी सेल है उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो उस चेंजेस को हम डिटेक्ट करने के लिए मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम की टेस्ट करते हैं। देन मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसकी नॉर्मल लेवल 33 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, यानी पूरी जो भी कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की आरबीसीज के अंदर, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेल साइज। अब सेल के साइज के ऊपर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। ओके, ये पॉइंट आपने याद करनी है। अब इनकी इंडिकेशन और कमेंट्स क्या है, इफ़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज लेस देन 80, अगर 80 से मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम है तो उसका मतलब है सेल्स आर माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक का मतलब है सेल की साइज स्मॉल हो जाए। ओके, स्मॉल साइज आरबीसीज, उनको हम माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। देन अगर 100 से ऊपर चली जाए, किसकी लेवल, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की लेवल अगर 100 से इंक्रीज हो जाए तो उसका मतलब है सेल्स आर मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक का मतलब है सेल्स आरबीसीज की साइज इंक्रीज हो जाना, उसको हम मैक्रोसिटिक बोलते हैं। ओके, देन वी हैव रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जिसको हम RDW से भी इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, इसकी नॉर्मल रेंज है 11 से 14.5%। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इट मैयर्स डिग्री ऑफ वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज। अब ये मैयर करता है कि आरबीसीज की वेरिएशन की डिग्री क्या है, उसकी साइज की वेरिएशन में डिग्री क्या है आरबीसीज की। ओके, देन वी हैव रेटिक्यूलो काउंट। अब रेटिक्यूलो काउंट नॉर्मली 0.5 से 1.5% नॉर्मल रेंज होती है इसकी। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इट मैयर ऑफ मेरो प्रोडक्शन ऑफ एराथ्रोसाइट। अब रेटिक्यूलो काउंट को देखकर हम ये मैयर करते हैं कि मेरो यानी बोन मेरो जो है वो कितने अमाउंट में एराथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, एराथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज की कितने अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा है। 1% ऑफ आरबीसीज मास इज प्रोड्यूस डेली। अब डेली 1% आरबीसीज का प्रोड्यूस होता है बोन मेरो से, टू रिप्लेस द परसेंट ऑफ ओल्ड सेल दैट डाई। अब हर रोज 1% सेल आरबीसीज जो होते हैं वो डाई करते हैं, और उसको रिप्लेस करने के लिए बोन मेरो 1% एराथ्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये सिंपल कंसेप्ट है रेटिकुलो काउंट का। अब इसके इंडिकेशन और कमेंट्स क्या है, इट इंडिकेट्स मेरो रेस्पॉन्स टू एनीमिया। अब रेटिकुलो काउंट को देखकर हम एनीमिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एनीमिया में हमें रेटिकुलो काउंट इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि एनीमिया में हमें पता है ब्लड लॉस होता है, आइदर हीमोलाइटिक कंडीशन की वजह से, या फिर एनी एक्सीडेंट की वजह से, या फिर डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड है आरबीसीज का अमाउंट है वो लॉस होता है। तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो बोन मेरो है वो ज़्यादा अमाउंट में एराथ्रोसाइट की प्रोडक्शन करता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, सिंपली मेरो का रिस्पॉन्स, बोन मेरो का रिस्पॉन्स शो करता है टू द एनीमिया। व्हेन एनीमिया इज प्रेजेंट रेटिकुलो साइट लेवल शुड राइज। जब एनीमिया प्रेजेंट होगी उस पर्सन में, तो तब जो हमें रेटिकुलो काउंट मिलेगा वो इंक्रीज मिलेगा। ओके,
देन वी हैव प्लेटिलेट्स जिसका नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटिलेट इन सर्कुलेशन, जो भी टोटल नंबर है होते हैं प्लेटिलेट्स के सर्कुलेशन में, उसकी जो लाइफ स्पान है वो 7 से 10 डेज तक होती है। ओके। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटिलेट्स का अमाउंट डिक्रीज हो जाना नॉर्मल लेवल से, यानी अगर हमें वैल्यू 20,000 से कम मिल रहा है, ठीक है, 20,000 से अगर हमें वैल्यू कम मिल रहा है तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटिलेट्स का अमाउंट लो है। और उसके अलावा अगर 10,000 से भी कम वैल्यू आ रहा है तो ये क्या है, ये सीरियस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इट्स पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, इसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ओके, सो WBCs का नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या है, 4,500 से 11,000 एक मिलीमीटर पर क्यूबिक मीटर में प्रेजेंट होते हैं। अब टोटल WBC काउंट ये शो करते हैं। और अब इनको हम किस तरह से मेजर करेंगे, इनको मेजर करने के लिए हमें पता है कि WBCs के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उन डिफरेंट टाइप्स की परसेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल WBC से, जिससे हमें एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दैट सेल टाइप मिल जाएगा। ओके। देन अब लेफ्ट शिफ्ट क्या है, बोन मेरो जो होता है वो इंक्रीज अमाउंट में WBCs की प्रोडक्शन करता है, और मोर इमेच्योर फॉर्म्स जो है WBCs की उनको रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम्स में। देन वी हैव प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको हम PT भी बोलते हैं। अब इट वेरीज और कंपेयर विथ कंट्रोल, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना, सिंपली वो 11 से 12.5 सेकंड होता है। ओके। इसकी डिस्क्रिप्शन सिंपली क्या है, इट मैयर्स टाइम, ये टाइम को मैयर करता है कि जब तक क्लोट की फॉर्मेशन ना हो जाए। ओके। एंड आल्सो मैयर एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज। अब इंक्रीज इन लिवर डिजीज, अब इसकी जो वैल्यू है वो लिवर डिजीज़ में इंक्रीज मिलेगी। और डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन जिसको हम DIC बोलते हैं, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल क्लोट्स की फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स में। और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव बाइलरी डिजीज़, क्लोटिंग फैक्टर डिप्लीशन, और जो पर्सन वारफारिन के ऊपर है, यानी जो पेशेंट वारफारिन मेडिकेशन ले रहा है, तो उसके हिसाब से जो प्रोथ्रोबिन टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके। देन वी हैव इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जिसका नॉर्मल वैल्यू है 1.0। अब स्टैंडर्ड वारफारिन के लिए, अगर स्टैंडर्ड वारफारिन की ट्रीटमेंट चल रही है तो उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो है वो नॉर्मल कितना होता है, 2.0 से 3.0 तक। ओके। हाई डोज वारफारिन के लिए 3 से 4.5 हो सकता है। अब स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट, अब जो हम मेजर करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम का वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट से, जो कि यूज़ होते हैं टेस्ट में। अब कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिजल्ट बाय द मीन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इनको हम डिवाइड करते हैं मीन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। अब ये हमें इंक्रीज मिलेंगे विथ एंटीकोएगुलेंट एक्सेस एंड कंडीशन दैट काज इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमें ये इंक्रीज मिलता है, एक तो ज़्यादा अमाउंट में एंटीकोएगुलेंट ले रहा है, एंटीकोएगुलेंट क्या है, ब्लड थिनर्स हैं, और उसके अलावा वो कंडीशन जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है, तो उस दौरान हमें इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो इंक्रीज मिलेगा। और डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होता है, डिक्रीज व्हेन इनसफिशिएंट एंटीकोएगुलेंट, जब बहुत कम अमाउंट में एंटीकोएगुलेंट्स वो ले रहा है, या फिर उसकी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में एंटीकोएगुलेंट्स बन रहे हैं। और उसके अलावा कंडीशन दैट काज डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और वो कंडीशन जिनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो भी डिक्रीज होगा। देन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, अब इसका नॉर्मल वैल्यू 25 से 35 सेकंड होता है। अब पहले वाला जो टाइम था वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, ये क्या है, ये पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है। ओके। अब सरफेस एक्टिव एजेंट एडिड टू प्लाज्मा, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है उनको हम प्लाज्मा से ऐड करेंगे और मेजर करेंगे टाइम को कि जब तक क्लोट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम थे,
प्रोथ्रोम्बिन टाइम था वो एक्सट्रिंसिक कॉमन पाथवे को मेजर कर रहा था, लेकिन जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो इंट्रिंसिक साइड एंड कॉमन पाथवेज इनको मेजर करता है। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज मिलेगी हमें जब क्लोटिंग फैक्टर डिप्लीशन होगी, यानी क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे DIC वाली कंडीशन में, लिवर डिजीज में, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव और सर्कुलेटरी एंटीकोएगुलेंट यानी हेपारिन की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हमें इंक्रीज मिलेगी। और देन वी हैव थ्रोम्बिन टाइम जिसको हम TT भी बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 8 से 11 सेकंड होता है। टेस्ट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, अब ये टेस्ट है जिसमें क्या होता है, फिब्रिनोजन की कन्वर्जन होती है फिब्रिन में। टाइम टू क्लोट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिब्रिनोजन लेवल, अब इसका जो टाइम टू क्लोट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिब्रिनोजन की लेवल से। ओके, देन वी हैव फिब्रिनोजन, अब फिब्रिनोजन का नॉर्मल वैल्यू 170 से 340 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है, यानी 100 मिलीलीटर में फिब्रिनोजन का अमाउंट 170 से 340 मिलीग्राम प्रेजेंट होगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन विद इन प्लाज्मा अवेलेबल फॉर कन्वर्जन टू फिब्रिन क्लॉट्स, अब मेजरमेंट जो है फिब्रिनोजन की इसकी कंसंट्रेशन की विद इन प्लाज्मा जो कि अवेलेबल होती है फॉर कन्वर्जन टू फिब्रिन क्लॉट्स। ओके, ये डिक्रीज मिलेगी इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिस पेशेंट में ब्लीडिंग के डिसऑर्डर हो गई, क्योंकि फिब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ओके, अब जिस पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें जाहिर सी बात है फिब्रिनोजन का अमाउंट डिक्रीज होगा। प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो सकता है, मेलिग्नेंसीज में डिक्रीज हो सकता है, और उसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी फिब्रिनोजन का अमाउंट डिक्रीज हो सकता है। देन वी हैव डी डाइमर का नॉर्मल वैल्यू 0 से 0.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर प्रेजेंट होता है, नॉर्मल वैल्यू इसका। अब ये क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ फिब्रिन व्हेन इट इज लाइसिड, अब ये क्या मेजर करता है, जो फ्रेगमेंट है फिब्रिन का जब फिब्रिन लाइस होती है, यानी जब फिब्रिन की ब्रेकडाउन होती है उसके दौरान जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनके अमाउंट की मेजरमेंट्स को हम डी डाइमर से करते हैं, और इट इज़ यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशिंग फिब्रिनोलाइसिस फ्रॉम फिब्रिनोजेनोलाइसिस। अब इसकी मदद से हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि आइदर फिब्रिनोलाइसिस होइए यानी ब्रेकडाउन ऑफ फिब्रिन होइए, या फिर फिब्रिनोजेनोलाइसिस होइए, या फिर इनकी फॉर्मेशन होकर फिर बाद में इनकी ब्रेकडाउन हुई है। देन इसकी इंडिकेशन और क्या है, कमेंट्स क्या है, इंक्रीज विथ फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, अगर फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा अमाउंट में फिब्रिन की ब्रेकडाउन होगी तो ज़्यादा अमाउंट में उसके फ्रेगनेंट्स भी बनेंगे, तो उस दौरान इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज मिलेगी हमें। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ओवेरियन कैंसर, इन सारी चीज़ों में, इन सारी कंडीशंस में हमें डी डाइमर का वैल्यू इंक्रीज मिलेगा। देन वी हैव फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट FDP, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर होती है। अब ये क्या है, ये सिंपली एक बाय प्रोडक्ट है फिब्रिनोलाइसिस का, यानी जब फिब्रिन की ब्रेकडाउन होती है तो उसके दौरान जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसको हम फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब इसकी इंडिकेशन और कमेंट्स क्या है, इफ़ लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, या फिर 40 या 40 से ज़्यादा अगर हो जाए तो उस दौरान क्या होगा, ये इंडिकेट करता है DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, यानी इस कंडीशन में स्मॉल क्लॉट फॉर्मेशन होगी ब्लड वेसल्स में। ओके, देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स टाइप है किसका, WBCs का, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 40 से 75% प्रेजेंट होता है, यानी 2500 से 7500 मिली क्यूबिक मीटर में प्रेजेंट होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग लिमिटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, और इनकी जो एवरेज लाइफ स्पान है ब्लड सर्कुलेशन में वो 2 से 4 आवर तक होती है। इंडिकेशन क्या है, इफ़ इंक्रीज देन 8000, अगर 8000 से ज़्यादा हो गए तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं हमें। सम इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स और अदर ड्रग्स एंड माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज़, इनमें भी इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। अब एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC अगर वो लेस देन है 500 से, तो ये क्या इंक्रीज करता है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, और अगर ये 100 से भी लेस देन है तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन सर्टेन इफ न्यूट्रोपिनिया परसिस्ट।
यानी इसमें जो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट है वो ज़्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है। ओके, देन वी हैव लिम्फोसाइट्स, आल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 20 से 50% होती है, यानी 1500 से 5500 मिली क्यूबिक मीटर में प्रेजेंट होते हैं। ये इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका, इम्यून सिस्टम का। लेस देन 1500 को हम लिम्फोपीनिया बोलते हैं, जिसका मतलब है लिम्फोसाइट्स का अमाउंट डिक्रीज हो जाए। और 5000 से हैं तो इसका मतलब है, सॉरी 4000, तो लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन कन्वल्सेंट फेज आफ्टर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज, लिम्फोप्रोलिफरेटिव में क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है। देन वी हैव मोनोसाइट्स, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 1 से 10%, यानी 100 से 800 मिली क्यूबिक मीटर में प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटर टिश्यू एज मैक्रोफाज और फेगोसाइटोसिस। अब ये टिश्यू में एंटर करता है एज अ मैक्रोफाज, किसके लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए, यानी जो भी एक्स्ट्रा या फॉरेन बॉडी से उनको फेगोसाइट करने के लिए ये एंटर होता है टिश्यूज़ में। इंक्रीज इन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स और क्रोनिक माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में इसका अमाउंट इंक्रीज होता है। देन वी हैव इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल का नॉर्मल वैल्यू 0 से 6% होता है, यानी इसका नॉर्मल वैल्यू हम बोल दें कि नंबर में 0 से 440 मिली क्यूबिक मीटर प्रेजेंट होता है। ओके, इट इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अब जो इयोसिनोफिल से ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इट न्यूट्रलाइज हिस्टामिन, ये हिस्टामिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि एलर्जी कौन करवाता है, एलर्जी को इनिशिएट कौन करता है, हिस्टामिन्स इनिशिएट करती हैं। तो हिस्टामिन्स को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि जो एलर्जिक रिएक्शन है वो डिक्रीज हो, और डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन प्रोटीन्स को। ये इसका जो वैल्यू है वो हमें इंक्रीज मिलेगा एलर्जिक स्टेट्स में। ठीक है, और मेडिकेशन, पैरासाइट्स, क्रोनिक माइलाइट, ल्यूकीमिया, मेटास्टेटिक और नेक्रोटिक ट्यूमर, इन सारी कंडीशन में इसका वैल्यू हमें इंक्रीज मिलेगा। और बेसोफिल क्या है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0 से 2%, यानी ओनली 200 मिली क्यूबिक मीटर में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन हिस्टामाइन, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। ये क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी को इनिशिएट करवाता है ये फिर। ओके, इंक्रीज इन वेरी रेयर CML, यानी क्रोनिक माइलो ल्यूकीमिया। ओके, सो अगेन ये दूसरा चार्ट है जिसमें ये सीरीज से लिखा हुआ है, इनके वैल्यूज लिखे हुए हैं। नाउ हम रेड ब्लड सेल्स के वेरियस फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि इनको डिस्कस करने से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी एनीमिया में कौन कौन से रेड ब्लड सेल्स के टाइप हो जाते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब है वेरिएशन इन RBC साइज, यानी रेड ब्लड सेल की साइज में वेरिएशन आ जाने को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोसाइटोसिस। अब इस तरह से आपके पास MCQs भी आ सकते हैं कि वेरिएशन इन RBC साइज को हम क्या बोलते हैं, तो इसका सिंपली क्या आंसर हो सकता है, एन आइसोसाइटोसिस। अब जो आप पहले देख रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, स्फेरिकल थोड़ी थोड़ी ये क्या होती है, ये नॉर्मल शेप होती है, साइज होती है किसकी, RBCs की। ओके, देन आप देख सकते हैं एक बड़ा है, ठीक है, बड़े को हम क्या बोलते हैं, बड़े RBCs को हम मैक्रोसाइट बोलते हैं। फिर एक आप छोटा RBC देख सकते हैं जिसको हम माइक्रोसाइट बोलते हैं। देन आप एक चेन शेप देख सकते हैं, ओवल माइक्रोसाइट। ओके, तो ये क्या है, वेरिएशंस हैं RBCs की साइज की। देन वी हैव RBCs अकॉर्डिंग टू कलर। अब कलर के हिसाब से भी हम RBCs को डिफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है। तो जो पहला वाला है वो क्या है, हाइपोक्रोमेजिया। हाइपोक्रोमेजिया यानी इसमें क्रोमेजिया का मतलब है कलर, इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है, और या फिर इसका जो कलर है वो सिंपली कम है। देन वी हैव पॉलीक्रोमेजिया, ठीक है, पॉलीक्रोमेजिया यानी या फिर रेटिक्युलोसाइट, इसमें इसका जो कलर है वो थोड़ा इंक्रीज है। देन वी हैव हाइपरक्रोमेजिया। हाइपरक्रोमेजिया मोस्टली स्फेरोसाइट्स, यानी सर्किल वाले जो सेल्स होते हैं RBCs, उसमें ज़्यादा अमाउंट में कलर जो है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। देन वी हैव पोइकिलोसाइटोसिस। ओके, इसका मतलब है वेरिएशन इन शेप। एन आइसोसाइटोसिस का मतलब था वेरिएशन इन साइज और
पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब है वेरिएशन इन शेप। मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर रही तो ओके। तो वेरिएशन इन शेप में कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं आरबीसीज के। तो सबसे पहले है हमारे पास टारगेट सेल, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। देन वी हैव टीयर ड्रॉप सेल। टीयर ड्रॉप सेल की शेप भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो गई है। देन वी हैव ओवल साइट, ओके, ओवल साइट शेप भी देख सकते हैं। देन वी हैव एलिप्टोसाइट, एलिप्टोसाइट भी शेप देख सकते हैं कि किस तरह से आरबीसीज की शेप चेंज हो गई है। देन वी हैव स्टोमाटोसाइट, स्टोमाटोसाइट इसमें आपको बीच में एक बड़ा सा मुंह की तरफ आपको शो होगा, ओके। देन वी हैव एक्एंथोसाइट या फिर इसको हम सुपर सेल भी बोलते हैं। इसमें स्टार लाइक इसकी शेप हो जाती है आरबीसी की। देन बर सेल या फिर इसको हम इकाइनोसाइट्स भी बोलते हैं। इकाइनो का आपको मतलब है पता है, इकाइनोड्रम्स जैसे हमने पढ़े थे फाइलम्स, तो इकाइनो का मतलब होता है नीडल्स। अब आरबीसीज में आपको नीडल्स की शेप की तरफ आपको शो होगा जिसको हम बर सेल या फिर इकाइनोसाइट बोलते हैं। देन सिक्कल सेल का तो आप सबको पता है कि सिक्कल जैसी सेल की शेप हो जाती है। देन फ्रेगमेंटेड आरबीसीज भी आप देख सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो गए हैं आरबीसीज। और सेंक्रेंटेड आरबीसीज, ओके। तो ये सारी वेरिएशन है शेप की किसमें, आरबीसीज में। देन रेड ब्लड सेल इंक्लूजन। अब रेड ब्लड सेल इंक्लूजन में सबसे पहले बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का ऐड हो जाना या फिर डिफरेंट मटेरियल्स का अटैच होना, उसको हम रेड ब्लड सेल इंक्लूजन बोलते हैं। पहले तो बेसोफिलिक स्टिफलिंग है जो कि आपको ब्लू कलर से शो हो रही है। देन वी हैव केबोर्ड रिंग आरबीसी। केबोर्ड रिंग आरबीसी में आपको 8 यानी जो 8 हैं, 8 जैसी आपको शेप आरबीसीज के अंदर मिलेगी। देन हेंजिक बॉडीज, हेंज बॉडी जो कि आपको नज़र आ रही हैं, जो कि 3 हैं, ओके। देन वी हैव सिड्रोसाइड, सिड्रोसाइड या फिर सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स जो कि आपको इस रेड ब्लड सेल के अंदर शो हो रही हैं, इसको हम पेपेनहाइमर बॉडीज़ भी बोलते हैं। देन हॉवल जॉली बॉडीज़, जो भी आप ब्लैक कलर का एक बड़ा सा सर्किल आप रेड ब्लड सेल में देख सकते हैं। और लास्ट है हीमोग्लोबिन सी। तो ये सारी रेड ब्लड सेल की इंक्लूजन्स हैं जो कि आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में आपको मिलेंगी, ओके। ये दूसरा चार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हमने पीछे टेस्ट में पढ़ा कि हम मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन अगर आपको ये सारी सेल्स की साइज़, उनकी शेप, उनकी हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रीब्यूशन, इनके इंक्लूजन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको पता होगा तो आप इजीली मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद अच्छे वे में इनको डिफाइन किया गया है। साइज़ वेरिएशन देखें तो पहले नॉर्मल है, फिर माइक्रोसाइट है, फिर मैक्रोसाइट है, देन ओवल मैक्रोसाइट है और लास्ट में हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइट। हाइपो का मतलब है कम, क्रोमिक का मतलब है कलर, यानी एक तो कलर भी कम है और उसके अलावा इसकी जो साइज़ है वो क्या है, इंक्रीज्ड है, ठीक है। देन वी हैव हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन। हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। सो सबसे पहले जो 1+ है वो नॉर्मल है। देन 2+ इसमें आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई है। जो बाहर वाली सराउंडिंग वाली लाइन है उसको हम हीमोग्लोबिन के कलर को बोलते हैं, ओके। कलर आपको सराउंडिंग्स में शो हो रहा है। देन 3+ है और देन 4+ जिसमें ऐसे बोल सकते हैं कि आप निगलाइजेबल अमाउंट में प्रेजेंट है किसकी लेवल, हीमोग्लोबिन की लेवल, उनकी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। देन लास्ट में क्या है, पॉलीक्रोमेजिया जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा अमाउंट में, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। शेप वेरिएशन भी आप देख सकते हैं। टारगेट सेल है स्पिरोसाइट, या इसमें पूरा सर्किल टाइप हो जाता है सेल। ओवेलोसाइट, स्टोमाटोसाइट इसमें आपको बीच में मुंह की तरफ शो होगा। सिक्किल सेल, एक्एंथोसाइट जिसमें स्टार की तरह आपको सेल शो होगा। हेलमेट सेल और देन वी हैव फ्रेगमेंटेड सेल, टीयर ड्रॉप सेल और बर सेल, ओके। तो ये शेप की वेरिएशन से रेड ब्लड सेल में। देन इंक्लूजन में हमारे पास जो बॉडीज़ हैं वो कौन सी है, सबसे पहले है पेपेनहाइमर बॉडीज़, ओके, जिसको हम सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। केबोर्ड रिंग जिसमें 8 के नंबर के तरफ हमें कुछ
देखने को मिलता है सेल के अंदर। बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी देख सकते हैं, होवल जोड़ी बॉडीज़ भी देख सकते हैं आप। ओके, देन वी हैव रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस तरह से रेड जो सेल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुए हैं। तो सबसे पहले है एग्लूटिनेशन, ठीक है। देन रोलेक्स, ठीक है। रोलेक्स में आप इस तरह से आपको शेप मिलेगी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्के जो है ना कट्ठे कट्ठे पड़े हैं। देन क्रिस्टल फॉर्मेशन में HbSc और HbC आप देख सकते हैं। तो ये सारी रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी है। इसको देखकर आप मॉर्फोलॉजिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये बेसिक वीडियो समझ आ गया होगा रिगार्डिंग हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।